नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे नवंबर 18 का। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? मिस्टर संजय ऑफ न्यू दिल्ली मेड अ रिक्वेस्ट फॉर मोटर कैब टू सुपर राइड फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू गुड़गांव। मोटर कैब लेता है न्यू दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए। आफ्टर मिस्टर संजय पेज द कैब ड्राइवर को चार्ज देता है यूजिंग डेबिट कार्ड। सुपर राइड इज अ मोबाइल एप्लीकेशन। सुपर राइड क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे ओला उबर है वैसी मोबाइल एप्लीकेशन है। ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय डीटी लिमिटेड, लोकेटेड इन इंडिया। मैनेज्ड बाय डीटी लिमिटेड, इंडिया में लोकेटेड है। द एप्लीकेशन सुपर राइड फैसिलिटेट्स अ पोटेंशियल कस्टमर टू कनेक्ट विद द पर्सन प्रोवाइडिंग कैब सर्विस। इतना ज्ञान दे रहा है, लेकिन इसका एक मतलब है कि कैब सर्विस दे रहा है ओला उबर की तरह। DT Limited claimed that cab service is provided by Mr. Joravar Singh, hence he is liable to pay GST under the provision of goods and service tax. ओला वाले बोलते हैं कि ड्राइवर जीएसटी पे करेगा, कोई बात नहीं। आइए, तो हम लोग जानते हैं कि आखिर बात क्या है। इससे हम लोग को ये तो पता चल गया कि कभी ओला वाले ड्राइवर तो नहीं देगा, ड्राइवर नहीं देगा, ओला वाले देंगे। तो इसको प्रोविजन के थ्रू जान लेते हैं। क्या बोलता है? सेक्शन 505 जीएसटी एक्ट प्रोवाइड करता है कि टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ओला उबर, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी इफ सच सर्विस आर सप्लाइड थ्रू इट। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय अ मोटर कैब सप्लाइड थ्रू ई-कॉमर्स इज वन ऑफ द नोटिफाइड सर्विसेज। ये नोटिफाइड सर्विसेज हैं जहाँ पे ओला वाले देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। मतलब कोई भी पर्सन जो ओन करता है, ऑपरेट करता है और मैनेज करता है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, जो कि ओला वाले क्या डिजिटली मैनेज करते हैं एक प्लेटफॉर्म को, जो बताता है कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लोकेशन, ये सब तो अपने को पता है। तो इस केस में कौन देगा? ओला वाले टैक्स देंगे। दस डीटी लिमिटेड एंड ई कॉमर्स लोकेटेड इन इंडिया इज लायबल टू पे जीएसटी। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर does not have a physical presence in taxable territory, तो उस केस में कौन देगा? तो उस केस में जो पर्सन रिप्रेजेंटिंग ई कॉमर्स ऑपरेटर वो देगा, जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज नीदर द फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और नहीं पर्सन है टैक्सेबल टेरिटरी में रिप्रेजेंट करने वाला। उस केस में क्या होगा? पर्सन अपॉइंटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसको पर्सन अपॉइंट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ओला उबर कोई पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कि टैक्स देगा उसके बदले में। अब उसका नया सवाल था, would your answer be different if DT Limited is located in न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क में है तो उस केस में क्या होगा? न्यूयॉर्क में है तो मतलब वो एक पर्सन को अपॉइंट करेगा, एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग DT फॉर द पर्पस ऑफ इंडिया इज लायबल टू पे टैक्स। दूसरा हो जाएगा आपका, अगर वो पर्सन ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा? डज नॉट हैव रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, देन इट शैल अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स। क्लियर है? ओला उबर वाले देंगे अगर इंडिया में उनका प्रेजेंस है, तब नहीं है तो एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे, जो पर्सन रिप्रेजेंट करेगा वो देगा। अगर वो नहीं है तो एक पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कि टैक्स देगा, जीएसटी देगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान है। क्या है? मिस्टर आनंद कुमार गुप्ता सेल्फ असेस हिज टैक्स लायबिलिटी 90,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बट फेल टू मेक द पेमेंट। अपना वो टैक्स लायबिलिटी 90,000 अपना डिसाइड किया है, बट उसका लायबिलिटी है 90,000 का अप्रैल में देने का। अप्रैल में देने का है तो कब तक देना होगा बताइए? नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक, अप्रैल का 20 मई तक। सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट इनिशिएटेड पेनल्टी proceeding against Mr. Anand Gupta
कुमार गुप्ता फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 हमारा पेनल्टी का सेक्शन है, फॉर फेलियर टू पे जीएसटी एंड इशूड सो कॉज नोटिस 10/8 को दे दिया है, जो कि मिला है अनंत गुप्ता को 14/8 को। मिस्टर अनंत गुप्ता डिपॉजिटेड टैक्स ऑन 25/8 एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट द सेम डे। तो इस केस में अपने को बताना है कि डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा दिया 45,000 का, तो ये पेनल्टी सही लगा है कि गलत लगा? तो जाहिर सी बात है गलत लगा है, क्योंकि इतना पेनल्टी नहीं होता है। हम अपने देखेंगे 10% और 10,000 होता है, उसमें जो भी कम होगा वो हमारा पेनल्टी लगता है। तो देखिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अपील का क्या होता है, 20 मई, ठीक है। एज पर सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जहां पे सेल्फ एसेस टैक्स होता है 20 दिन के अंदर नहीं देते हैं ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ टैक्स और 10,000 whichever is higher is payable। पेनल्टी कितना लगेगा, 10,000 और 10% whichever is higher। Thus option to pay within 30 days of issuance so called notice to avoid penalty is not available in this case of self-assessed tax। प्रोविजन ऑफ 30 दिन के अंदर issuance so called notice के देना है तो वो यहाँ पे applicable नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10% और 10,000, 10% और 90,000 कितना, 9,000, which is higher 10,000। इस केस में 45,000 का जो वो गलत है, जो डिपार्टमेंट 45,000 का नोटिस दिया है वो गलत है, ठीक है, इट नॉट करेक्ट। आइए नेक्स्ट सवाल। ये हमारा क्वेश्चन बोलता है मिस नित्या has following balance in her electronic cash ledger as in this CGST, SGST दिया हुआ है, IGST दिया हुआ है। Her tax liability for the 5 month CGST 75,000 देना है, SGST 75,000 देना है। वो टैक्स फेल्ड टू पे टैक्स एंड कॉन्टेक्टेड यू एज अ लीगल एडवाइजर। आपके पास, आप चार्टर्ड हो, आपको लीगल एडवाइजर के लिए उसने आपसे एडवाइस मांगा है, तो आप क्या एडवाइस करोगे? डेट ऑफ कलेक्शन है 18 फैब, पेमेंट कब तक, 20 मार्च तक, है ना, नेक्स्ट मंथ के 20 मार्च तक। इंटरेस्ट क्या लग जाएगा, 18%, अगर टाइम पे नहीं देते हैं तो कितना देना पड़ेगा ये बताइए। ये बोलता है कि उसने टैक्स का पेमेंट कब करा है, सी वांट्स टू पे टैक्स ऑन 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को वो देता है, 20 अप्रैल को वो देती है, तो 20 मार्च को देना था, 20 अप्रैल को देती है, तो 31 दिन, 11 दिन मार्च का, 20 दिन अप्रैल का, 31 दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा 18% से, तो 31 दिन का इंटरेस्ट लग गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट का, अपने को देना कितना था, 75, ये रहा 75, ये रहा 75 अपने दे देंगे, 75 में से एडजस्ट कर देंगे अपना, 75 हुआ, ये इंटरेस्ट आ गया, ये लायबिलिटी है। अब मेरे पास बचा हुआ पहले से कितना है, 40,000 और 80,000, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मेरे को जब देना था, मैं इतना मेरे कैश लेजर में है 80,000, बचा कितना, 5,000 बचा। जब 5,000 बचा, मेरे को देना है 75,000 और ये हो गया है 40,000 कैश लेजर में, तो और हम 5,000 इसका क्रॉस एडजस्ट तो नहीं कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है, तो ये सही है, तो पेबल इन कैश हो जाएगा। CGST SGST क्रॉस एडजस्टमेंट नहीं होता, यही IGST हमारे पास बचता तो हम लोग देते थे। क्लियर है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन ऑर्डर इशूड बाय SC Limited, adjudicating authority has confirmed the duty demand of 50 lakh and imposed a penalty of equal amount under section 144A of the Custom Act plus penalty of 1 lakh।
under 117 of the Custom Act, their appeal to Commissioner of Appeal, challenging the duty demand and imposition of penalty. After payment of required fee, deposit was dismissed. Now they wish to file an appeal before SESTAT. Indicate the amount they have to pay when they filed appeal before commissioner. कितना पेनल्टी देना पड़ेगा जब वो अपील करेंगे कमिश्नर अपील को, और they are required to pay towards pre-deposit for filing appeal under section 2129E of the Custom Act before appellate tribunal. तो आइए हम लोग जान जाते, सब थ्योरी क्वेश्चन है मेनली, तो ये आप खुद से भी देखोगे तो हो जाएगा. The applicant has to deposit 7.5% of duty. ध्यान दीजिए 7.5% ड्यूटी, जब where duty and penalty are in dispute. ध्यान दें, ड्यूटी हो सिर्फ या ड्यूटी और पेनल्टी हो डिस्प्यूट में, तो 7.5% ऑफ ड्यूटी देना पड़ता है और 7.5% ऑफ पेनल्टी देना पड़ता है जब सिर्फ पेनल्टी डिस्प्यूट में, सिर्फ वेयर सच पेनल्टी इज डिस्प्यूट व्हाइल फाइलिंग एप्लीकेशन बिफोर कमिश्नर अपील. और सेस्टैट के पास जब फाइल कर रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, 10% ऑफ ड्यूटी जब हमारा ड्यूटी या ड्यूटी प्लस पेनल्टी है डिस्प्यूट में, और 10% ऑफ पेनल्टी जब हमारा पेनल्टी इज डिस्प्यूट. Therefore, where penalty alone is in dispute and penalty have been imposed under different provision of the Act, pre-deposit would be calculated based on the aggregate of the all penalty imposed in order sought to be appealed against. तो देखिए, जब हमारा डिस्प्यूट है लायबिलिटी टू पे ड्यूटी एंड पेनल्टी, तो सिर्फ हम लोग पेनल्टी का ले लेते हैं, ड्यूटी का ले लेते हैं. और जब सिर्फ ड्यूटी मतलब सिर्फ पेनल्टी जब डिस्प्यूट में है तो दोनों का ले लेंगे. 50,000 इसका 1 लाख उसका, देखिए 50,000 इसका 1 लाख पेनल्टी का, दोनों के 7.5 और 10%. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट 6 का क्वेश्चन. ये बेसिकली पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन है, ब्रीफली explain the procedure to be followed by the authority for advance ruling on receipt of application for advance ruling under section 98 of the CGST Act 2017. प्रोसीजर बताओ जो कि फॉलो होगा for by the authority for advance ruling on receipt of application for the advance ruling. प्रोसीजर बताओ क्या होगा. पहले वो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद वो कॉपी भेज देंगे एप्लीकेशन का उस ऑफिसर के पास जिसके जुडिक्शन में पड़ता है. जुडिक्शन वाले क्या करेंगे, पास ऑर्डर करेंगे फॉर इधर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग एडमिट नहीं हो सकता है अगर वो पेंडिंग और डिसाइडेड इन अपील और इन केस ऑफ एप्लीकेंट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दैट. एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे. अगर एप्लीकेशन एडमिटेड हो गया तो AR shall pronounce his ruling on the question specified in the application. अपने AR shall pronounce its ruling on the question specified in the application. By giving its ruling, it shall examine the application and any further material furnished. मतलब उसको कंसिडर करेंगे. By giving the ruling, AR must hear the application or his authorized representative. AR एप्लीकेंट को सुनेंगे और जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू क्लियर होगा तो ऊपर वाले के पास चले जाएंगे, एप्लेट अथॉरिटी के पास. तो अथॉरिटी शैल प्रोनाउंस एडवांस रूलिंग इन राइटिंग विद इन 90 डेज. 90 दिन में डिसीजन दे देंगे. कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग ड्यूटी साइंड बाय द मेंबर एंड सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर शैल बी सेंट टू द एप्लीकेंट, द कंसर्न्ड ऑफिशियल एंड द जुडिशियल ऑफिसर. ठीक है, ये याद करना पड़ेगा. प्रोसेस अपने को ये याद रख सकते हैं कि कॉपी मिला फिर हम लोग दे देंगे जुडिक्शन, जिस जुडिक्शन में पड़ेगा उस ऑफिसर को दे देंगे, वो इधर एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट कर लिया, अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा. एक्सेप्ट कर लिया तो उसको उसका हियरिंग होगा, फिर डिसाइड हो जाएगा. ऐसे करके याद कर लेंगे. What are the duties of National Anti-Profiteering Authority enumerated in CGST Act?
ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ रीडिंग डालोगे कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाला थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो ये मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है कि इन जनवरी 2018 रॉक इंडिया इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट फ्रॉम यूएसए। यूएसए से कंसाइनमेंट लाया 7,75,000 का, जिसमें ड्यूटी पेबल मेरा 1.5 लाख हुआ। कंपनी फाइल्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बट बिफोर इंस्पेक्शन एंड क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन इट फाउंड दैट द गुड्स वर डैमेज। उसको पता चला ये गुड्स डैमेज हो गया है। On filing a representation to Customs Department, proper officer refused to claim for abatement because the goods are already unloaded. Abatement के लिए proper officer ने मना कर दिया. The proper officer is in agreement with the claim that the value of the goods have come down to. Proper officer मानता है कि आपका गुड्स का वैल्यू कम हो गया 1.5 लाख तक ही आ गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा? हम लोगों ने पढ़ा था कि जब गुड्स कम हो जाता है, वैल्यू अगर कम हो जाता है, तो हमारा ड्यूटी भी कम होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंगली ड्यूटी देंगे। आइए आंसर देखते हैं। The duty to be charged on the damaged goods shall be reduced to the proportion of reduction in the value of the counter damage. 1.5 लाख का आपका वैल्यू गुड्स आ गया है, 7 लाख टोटल था, उसके अकॉर्डिंगली आपको देना पड़ेगा, 30,000 देना पड़ेगा। अबेटमेंट इस केस में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, द अबेटमेंट ऑफ द ड्यूटी इज अलाउड वेयर इट इज शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ACDC that warehouse goods have been damaged at any time before clearance of home consumption. Home consumption से पहले डैमेज हुआ due to accident, willful but not due to any willful act, negligence, default or his employer agent. एक्सीडेंट से क्लियरेंस ऑफ गुड्स से पहले हुआ है तभी मिलता है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट से तो हुआ नहीं था, इसीलिए यहाँ पे अबेटमेंट मिलेगा नहीं। Imported have been deteriorated before clearance for home consumption, therefore abatement of duty will not be allowed. So इस तरह से हम लोग ये सारा कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे आगे भी इसी तरह का ज्ञान वाला वीडियो लाते रहेंगे। मजा आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच में बांट दें। और कलरफुल नोट्स लिंक डाउनलोड कर सकते हैं आप। हैप्पी रीडिंग। थैंक यू सो मच।